ऐसी बात है। देखो भाई, जल्दी ही उस लोमड़ी का कुछ बंदोबस्त करो। तुम्हें तो पता है कि मेरे बेटे की सेहत के लिए वैद्य जी ने बकरी का दूध पीने को कहा है, और गांव में तुम्हारे सिवा किसी के पास बकरियां नहीं हैं। जी धनीराम सेठ जी, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। और हाँ, आप भी गांव में सबको कह देना कि अपने अपने जानवर आंगन में बांधने के स्थान पर कहीं सुरक्षित जगह पर बांधें। वो लोमड़ी बड़ी चालाक है, किसी के भी जानवर को शिकार बना सकती है। हाँ हाँ, बता दूंगा, और श्याम को भी जानकारी दे दूंगा। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनीराम सेठ चले जाते हैं। देखा, अब अगर हमने दूध और अंडों को बेचना भी बंद कर दिया तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं जल्दी ही उस लोमड़ी के बारे में कुछ सोचता हूँ। आज से हम बकरियों को आंगन में नहीं, हमारे घर में ही बांधेंगे। और हाँ, मुर्गियों को भी टोकरी के नीचे संभाल कर रख देना। रात हो जाती है और गोपाल मुर्गियों को टोकरी के नीचे छुपा कर रखता है। बकरियों को घर के अंदर बांधकर सभी सो जाते हैं। लोमड़ी फिर से नंदन के घर के बाहर आती है। वो देखती है कि एक भी बकरी बाहर नहीं है। अरे, ये बकरियां कहाँ गईं? लगता है कि इस किसान को पता चल गया है कि मैं ही इसकी बकरियों की शिकार कर रही हूँ। परंतु अब मैं क्या करूँ? भूख तो बहुत लगी है। लोमड़ी विचार करने लगती है। तभी उसे मुर्गियों की खुशबू आती है। लोमड़ी टोकरी के नीचे से एक मुर्गा को पकड़कर ले जाती है। अगले दिन नंदन देखता है कि लोमड़ी मुर्गा को ले गई है। इतना छुपाकर रखने के बाद भी वो लोमड़ी मुर्गी को ले ही गई। आज रात को हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। नंदन और गोपाल मिलकर पूरे आंगन में कांटे बिछा देते हैं। अब अगर लोमड़ी आएगी तो उसके पंजों में ये कांटे चुभ जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। नंदन और गोपाल जाकर सो जाते हैं। अंधेरा होने के बाद वो लोमड़ी वहाँ आती है। आज एक नहीं, 2 मुर्गियों की दावत उड़ाऊंगी मैं। ऐसा विचार करके लोमड़ी अपने एक पंजा आगे रखती है कि तभी उसके पंजे में कांट चुभ जाता है। मैं तो समझती थी इस गली तो बड़ा बुद्धिमान निकला। मुझे फंसाने के लिए कांटे बिछा रखी है इसने। अब इसे दिखाती हूँ कि एक लोमड़ी कितना चालाक होती है। मेरे जितनी चालाकी तुझ में नहीं है किसान। फिर लोमड़ी किसान के घर से थोड़ी दूर जाती है। अपने पंजों से जमीन में एक बड़ी सुरंग खोदकर किसान के घर के नीचे से मुर्गियों की टोकरी तक पहुंचती है। मुर्गी को पकड़कर सुरंग के मार्ग से वन में चली जाती है। रोज लोमड़ी ऐसे ही सुरंग के मार्ग से आती और मुर्गी को खा लेती है। एक दिन, गोपाल, कल से खेती का काम शुरू हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें अब मेरे साथ खेतों में आना है। तुम्हारी माँ भी हमारे साथ आएगी। हाँ बापू, तीनों मिलकर काम करेंगे तो हमारी फसल अच्छी आ जाएगी। नंदन, गोपाल और राधा तीनों भी अब दिन भर खेत में काम करने लगते हैं। एक दिन उन्हें काम करते करते रात हो जाती है। लोमड़ी सुरंग से होकर किसान के घर तक आती है। तब वो देखती है कि घर में कोई नहीं है। अरे वाह, लगता है आज किसान अभी तक लौट कर घर नहीं आया है। आज तो मैं बकरी को ही खाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही लोमड़ी बकरी को पकड़कर वन में ले जाती है, कई दिनों तक बकरी और मुर्गियों को खाने के कारण से लोमड़ी एकदम तगड़ी बन गई थी। उसके शरीर का आकार बहुत बढ़ गया था। घर आने के बाद नंदन ने देखा कि लोमड़ी ने आज फिर बकरी का शिकार किया है। ये लोमड़ी तो बहुत चालाक है। मुर्गियों को छुपा कर रखा, बकरियों को घर के अंदर बांध कर रखा। यहाँ तक कि उस लोमड़ी को फंसाने के लिए पूरे आंगन में कांटे बिछाए, फिर भी ये सुरंग बनाकर आने लगी है। अब हम इस लोमड़ी का क्या करें? हमारे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है। शस्त्र होकर भी क्या उपयोग माँ? वो लोमड़ी बहुत चालाक है, उसे मारना इतना आसान नहीं है।
गोपाल ठीक कह रहा है। अब हमें इस लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए किसी और की सहायता से कुछ करना होगा। आप क्या विचार कर रहे हैं? बताता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर वन में उस तगड़ी लोमड़ी को देखकर एक शेर उसके पीछे पड़ जाता है। लोमड़ी पानी पीने के लिए नदी पर जाती है। इतनी तगड़ी लोमड़ी तो पहले कभी नहीं देखी है। कितना स्वादिष्ट मांस होगा इस लोमड़ी का। मुझे अभी इसका शिकार करना चाहिए। शेर धीरे धीरे लोमड़ी के पीछे आने लगता है। जैसे ही शेर लोमड़ी पर झटकने वाला होता है, लोमड़ी नदी के पानी में उसका प्रतिबिंब देख लेती है और पीछे मुड़ जाती है। नहीं नहीं वनराज, मुझे मेरी शिकार मत कीजिए। तुम जैसी तगड़ी लोमड़ी मैंने पहली बार देखी है। ऐसी लोमड़ी के सामने होते हुए भी उसका शिकार न करने की मूर्खता मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपना भोजन अवश्य बनाऊंगा। आपकी बात सही है वनराज, परंतु आप विचार कीजिए कि मैं इतनी तगड़ी कैसी बनी हूँ। वनराज, गांव में किसान है, उसके पास बहुत सारी बकरियां और मुर्गियां हैं। उन्हें खाकर ही मैं इतनी तगड़ी बनी हूँ। इतना स्वादिष्ट मांस है उन बकरियों का कि क्या बताऊं। आप मेरा भोजन अवश्य कीजिए, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार उस बकरी को खा कर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उसके मांस का स्वाद बहुत पसंद आएगा। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो चलो। अभी नहीं वनराज, अंधेरा होने के बाद हम जाएंगे। परंतु एक बात याद रखना, यदि मुझे बकरी का मांस नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोमड़ी और शेर अंधेरा होने का इंतजार करने लगते हैं। लोमड़ी को लग रहा होता है कि उसने कितनी आसानी से शेर को मूर्ख बनाया है। इधर नंदन अपने एक कुम्हार दोस्त से आकर मिलता है। अरे नंदन, तुम कितने दिनों के बाद आए हो? हाँ, अब क्या कहूँ, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हाँ बताओ, क्या हुआ? मुझे जितनी हो सके उतनी जल्दी मिट्टी की बनी कुछ बकरियां चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हो? मिट्टी की बकरियां? तुम्हारे पास तो इतनी बकरियां हैं, फिर ये मिट्टी की बकरियां क्यों? अरे एक चालाक लोमड़ी ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। रोज आकर कभी बकरी तो कभी मुर्गी चुरा कर ले जाती है। अब मुझे उसे सबक सिखाना है, इसीलिए मुझे मिट्टी की बकरियां बनाकर दे दो। ठीक है। भोला नंदन को मिट्टी की बकरियां बनाकर देता है। नंदन उन बकरियों को आंगन में बांध देता है। रात हो जाने के बाद नंदन, राधा और गोपाल घर के अंदर छुपकर देखने लगते हैं। कुछ देर के बाद लोमड़ी आती है और उसके पीछे शेर भी आता है। इतने सारे बकरियों को देखकर शेर जोर से दहाड़ता है। अरे अरे वनराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी दहाड़ की आवाज अगर गांव वालों ने सुन ली तो वो सतर्क हो जाएंगे। आप शांत रहिए, मैं जाकर बकरी को पकड़कर लाती हूँ। तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। लोमड़ी धीरे से आंगन में आती है। अरे वाह, उस शेर को तो मैंने कितनी आसानी से मूर्ख बनाया है। बड़ा वन का राजा बना घूमता है। अब एक बकरी उसे दे दूंगी और एक मैं खाऊंगी। एक बार उसे बकरी दे दूंगी, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लोमड़ी एक बकरी के पास आकर उस पर झपट पड़ती है, पर जैसे ही वो अपने दांतों से उस बकरी को पकड़ती है, उसके दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह से खून बहने लगता है। अरे ये क्या? ये तो मिट्टी की बनी बकरी है। एक एक करके लोमड़ी और भी कुछ बकरियों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर सभी मिट्टी की ही बनी होती हैं। लोमड़ी के सारे दांत टूट जाते हैं,
खून भरे मुंह से वो बाहर आती है। उसके मुंह को खून लगा देखकर ये क्या, तुम अकेले ही बकरी को खाने बैठ गई? मेरे लिए बकरी नहीं लाई तुम? अरे वनराज, उस दुष्ट किसान ने मुझे मूर्ख बनाया है। उसने मिट्टी की बकरियां बनाकर बांध कर रखी है। उस मिट्टी असत्य बोल रही हो तुम। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेर ऐसा कहकर लोमड़ी पर झपट पड़ता है और उसका शिकार कर लेता है। अपनी शिकार को वन में ले जाकर शेर बड़ी आराम से खा लेता है। दूसरों को मूर्ख बनाने के प्रयास में लोमड़ी खुद ही मूर्ख बन जाती है और उसके प्राण चले जाते हैं। लोमड़ी का संकट हमेशा के लिए दूर हो जाता है और नंदन चैन की सांस लेता है। सुंदरपुर के महाराज कीर्तिसेन के प्रजा पर अत्याचार की कीर्ति दूर तक फैली हुई थी। महाराज कीर्तिसेन अपनी प्रजा के बल पर राज्य की नहीं, केवल खुद की उन्नति कर रहे थे। एक दिन महामंत्री, इस बार प्रजा से कर प्राप्त नहीं हुआ है। आम तौर पर तो हर 3 महीने के बाद प्रजा कर दे देती है। हाँ महाराज, परंतु प्रजावासियों का कहना है कि इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए वो कर देने का समय बढ़ाकर मांग रहे हैं। वो सब मैं नहीं जानता। प्रजा से कहो कि यदि इस राज्य में रहना है तो समय पर कर देना ही पड़ेगा, अन्यथा कर की मात्रा बढ़ाई जाएगी। तभी महाराज कीर्तिसेन के सलाहकार सुधाकर बोलते हैं। महाराज, इस समय प्रजा का कर बढ़ाना उचित नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सुधारक? यदि हमने कर की मात्रा नहीं बढ़ाई तो प्रजा विचार करेगी कि यहाँ समय पर ना भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य में यदि अनुशासन बनाए रखना है तो हमें समय पर कर ना मिलने पर दंड भी रखना ही पड़ेगा। महाराज सही कह रहे हैं। एक बार यदि प्रजावासियों को ये पता चल जाए कि महाराज दंड नहीं लगाते तो आगे चलकर वो और भी ढिलाई करेंगे कर देने में। उन्हें इस बात का पता चलना ही चाहिए कि हमारे राज्य में सभी कार्य समय पर ही किए जाते हैं। महाराज के महामंत्री महाराज की ही तरह अत्याचारी थे, परंतु सलाहकार बड़े ही कोमल मन के थे। उन्हें प्रजा की समस्याओं का ज्ञान था और उनके प्रति चिंता भी थी। महाराज का एक हाथी था जिससे महाराज बहुत प्रेम करते थे। वो हाथी रोज गांव में जाकर प्रजाजनों के खेत को उद्ध्वस्त करता था। एक दिन अरे क्या हुआ हरिया भैया, ऐसे रो क्यों रहे हो? वो देखो महाराज के हाथी ने क्या किया। अरे इस बार पहले ही फसल अच्छी नहीं आई थी और ऊपर से इस हाथी ने खेत में जाकर उस फसल को कुचल भी दिया। ये महाराज का हाथी हमेशा सबको दिक्कत ही देता है। एक तो पहले ही महाराज ने कहा है कि यदि समय पर कर का अनाज महल नहीं पहुंचाया तो कर की मात्रा बढ़ा दी जाएगी, और ऊपर से ये संकट। वही तो सोच कर रो रहा हूँ। अब मैं इतना अनाज कहाँ से लगाऊंगा? गांव में किसी की भी फसल अच्छी नहीं हुई है। जिनकी हुई है उनके खेत में ये हाथी जाकर फसल खा लेता है या तो कुचल देता है। किसान करे भी तो क्या करे? महाराज इस हाथी से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उसे दंडित भी नहीं करते। उल्टा अगर उसकी शिकायत लेकर महाराज के पास जाते हैं तो हमें ही सुनाकर भगा देते हैं। प्रजावासी जैसे तैसे महाराज को कर का अनाज दे देते हैं। उन बेचारों के पास अपने परिवार के लिए अनाज नहीं बचता। कुछ दिनों के बाद सुंदरपुर में पानी की समस्या बढ़ जाती है। नदी सूख जाती है, इसलिए सभी को पानी का प्रबंध करने में दिक्कत होने लगती है। फिर महाराज, कल प्रजा के कुछ लोग आपसे भेंट करना चाहते थे। मैंने उन्हें कहा कि आप आराम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई। क्या समस्या है उन्हें?
महाराज, राज्य में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। गर्मी और धूप के कारण नदी सूख गई है। गांव वालों के कुएं भी सूखने लगे हैं। हाँ, पानी की समस्या तो है। आज राजमहल का तालाब भी रिक्त पड़ा है। हाँ महाराज, प्रजावासियों का कहना है कि आप उनके लिए पानी की समस्या का कोई उपाय करें। क्या? उन्हें बताइए कि यहाँ मैं अपने खुद की समस्या का विचार कर रहा हूँ। मेरे महल में पानी नहीं है और मैं पूरे राज्य के विषय में विचार करूं। महाराज, आप एक राजा हैं और प्रजा तो अपने राजा के पास ही अपनी समस्या का उपाय मांगती है। मेरे विचार से हमें गांव के सभी कुएं और तालाब को और नीचे तक खोदना चाहिए। उनकी गहराई बढ़ने से पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सुधारक, आप मेरे सलाहकार हैं या प्रजा के? आपको अभी ये विचार करना चाहिए कि राजमहल में जो पानी की समस्या उत्पन्न हुई है उसका निवारण कैसे करें। महाराज, मुझे लगता है गांव में जितने कुएं हैं उन सब का पानी हमें राजमहल के तालाब में लाना चाहिए। परंतु प्रजा के पास इतना पानी नहीं है। राज्य के प्रमुख सलाहकार सुधारक जी, महाराज राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। उनका अधिकार सबसे अधिक है। महाराज की पानी की समस्या समाप्त होना अति आवश्यक है। एक बार महाराज की समस्या का अंत हो जाए, उसके बाद महाराज प्रजा के बारे में विचार करेंगे। महामंत्री की बात सुधाकर को अच्छी नहीं लगती, परंतु महामंत्री और बाकी मंत्रीगण भी महाराज के निकटवर्तीय थे और महाराज की हाँ में हाँ मिलाते थे। महाराज के आदेश पर पूरे राज्य में घोषणा की जाती है कि राज्य का सारा पानी राजमहल के तालाब में डाल दे। ये क्या? ये कैसी घोषणा की है महाराज ने? हम सारा पानी महाराज के महल के तालाब में डाल दें? देखो तो विमला काकी, यहाँ राज्य में पानी की इतनी समस्या हो गई है और महाराज तो केवल अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में विचार कर रहे हैं। अरे, हमारा राजा तो पहले से ही अत्याचारी है, उससे हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? पर अब हम क्या करें? यदि हमने सारा पानी राजमहल पहुँचा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? हम अपने परिवार की प्यास कैसे बुझाएंगे? और यदि हमने उन्हें पानी नहीं दिया तो राजा के सैनिक हमें कोड़े मारेंगे और हमें और परेशान करेंगे। प्रजा महाराज कीर्तिसेन के महल में जाकर पानी देने लगती है। गांव वालों को खुद के लिए पानी नहीं था, फिर भी राजा की मार से बचने के लिए बेचारे प्रजावासी पानी की किल्लत झेल रहे थे। महाराज कीर्तिसेन के सैनिक पूरे राज्य में घूमकर सब पर नजर रख रहे थे कि कहीं कोई प्रजाजन पानी खुद के लिए तो नहीं रख रहा है।